हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहले हम डिस्कस करेंगे एएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, फिर बात करेंगे जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, और फिर हम मूव करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। यहाँ पे आपको जामिया एएमयू 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन सामने है आपके, द स्पीसीज विच आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ऐसे जानवर या प्लांट, ऐसे स्पीसीज जो ख़त्म हो चुकी है अर्थ से, जैसे डायनासोर। डायनासोर अर्थ से ख़त्म हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे वो क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीसीज उन प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को कहा जाता है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछेगा वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन तो आप डालोगे इंडेंजर्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे स्पीसीज जो ख़त्म हो चुके हैं, विच आर ऑलरेडी वैनिश्ड फ्रॉम अर्थ, तो आप बोलोगे एक्सटिंक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? लीड्स टू, उसका रिजल्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है पेड़ को काटना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। दूसरा है इम्बैलेंस इन O2 एंड CO2। CO2 और O2 गैस के बीच में इम्बैलेंस आ जाता है, CO2 ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ऑप्शन बोथ बी, ए एंड बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। रेनफॉल नहीं बढ़ता डिफॉरेस्टेशन की वजह से, रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Those species of plants and animals that are found exclusively in particular area are termed as। ऐसे plants और animals जो किसी particular area में पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया उन्हें कहते हैं endemic species। मतलब ये जानवर सिर्फ उसी एरिया में पाए जाएंगे, बाकी जगहों पे पाया जाना मुश्किल है थोड़ा, तो इनको हम कहते हैं endemic species। इसको याद करने के लिए particular area term याद रखिएगा। ये endemic species किसी particular area में ही पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। अभी मैंने आपको बताया ऐसे स्पीसीज जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हो उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। पेड़ों को जो हम काटते हैं लार्ज स्केल पे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Plants belonging to a particular area is called। प्लांट्स जो किसी पार्टिकुलर एरिया में को बिलोंग करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे स्पीसीज नहीं पूछ रहा कि स्पीसीज विच बिलोंग टू अ पार्टिकुलर एरिया, या पूछ रहा प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो किसी पार्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। प्लांट्स को कहा जाता है फ्लोरा। अगर आपसे पूछे प्लांट्स बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर एरिया तो आप बोलोगे फ्लोरा। अगर एनिमल पूछेगा तो आप बताओगे फौना। एनिमल्स को फौना कहा जाता है, प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा इतना। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग फ्लोरा फौना में कंफ्यूज रहते हैं। फ्लोरा फ्लावर से याद रखना, फ्लोरा फ्लावर से याद रखना, फ्लावर प्लांट होता है, फौना एनिमल्स को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्लूसिवली फाउंड इन कन्फाइंड एरिया। किसी कन्फाइंड एरिया में पाए जाते हैं, पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। Plant and animal species found in exclusively confined area are termed as endemic species। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, the huge variety of plants and animals and other living organisms in harmony एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस इज कॉल्ड। कह रहा है जो ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड डाइवर्सिटी, जो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड डाइवर्सिटी एक साथ रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? अगर आपने एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता है ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ रखी या वीडियो नहीं देख रखी है, आपको ये वीडियो जाके ज़रूर देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब एक साथ म्यूचुअल डिपेंडेंस में रहते हैं उसे हम कहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब भी वैरायटी टर्म आ जाएगा, ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो बायोडाइवर्सिटी ही होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन नहीं, एक डाउट है, मैंने देखा कॉन्सेप्टम में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन है और उसका आंसर शायद इकोसिस्टम दे दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज मत होना। द ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को बायोडाइवर्सिटी ही कहा जाता है, आप एनसीईआरटी से कंफर्म कर सकते हो इसको। इकोसिस्टम क्या होता है मैं ये बता दूं, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम मिलके बनता है प्लांट, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया के मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम। तो जब भी आपसे इकोसिस्टम का क्वेश्चन पूछे उसमें दो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एलिमेंट, दोनों कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया और ऑफ अ एरिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जहाँ पर बहुत ह्यूज वैरायटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट, एनिमल्स आपस में मिल के रह रहे हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग लाइक हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, कंपोनेंट दोनों मिलके बनाती हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल सॉइल इनटू सैंड। जब हमारा फर्टाइल सॉइल सैंड में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। नाम से ही क्लियर होगा, डिजर्टिफिकेशन मतलब हमारा जो अच्छा खासा सुंदर सुंदर हमारी मिट्टी थी वो क्या हो चुकी है? अब डिजर्ट हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, रेगिस्तान वाली मिट्टी बन गई है। तो जब भी सॉइल इनटू सैंड होगा, पता है आपको रेगिस्तान में क्या होता है? सैंड होता है, बालू होती है। तो सॉयल जब सैंड में कन्वर्ट होगा उसको आप सिंपली बोल दोगे डिजर्टिफिकेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी वन कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कंसिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट। आपको बताना है डिफॉरेस्टेशन का कोई रिजल्ट बताओ। डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता क्या है वो बताना है। देखो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, नहीं भाई साहब, डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर नहीं डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। इंक्रीज प्रेशर ऑन अर्थ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कोई प्रेशर नहीं इंक्रीज होता। डिक्रीज प्रेशर ऑन अर्थ, डिफॉरेस्टेशन और प्रेशर का कोई लिंक ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसे साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग इन साइंटिफिक टर्म। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? किस गैस के बढ़ने की वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इंक्रीमेंट की वजह से। CO2 जो गैस है जब ये बढ़ता है एनवायरनमेंट में, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है। और CO2 क्यों बढ़ता है? क्योंकि पेड़ काटते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जब पेड़ काटेंगे, पेड़ों का काम क्या होता है? CO2 को एब्जॉर्ब करना, CO2 को लेते हैं वो। अब पेड़ नहीं है तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा? CO2 इधर उधर घूमेगा इन्वायरमेंट में और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से बढ़ती है? CO2 की वजह से। जो मेजर फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CO2 गैस। अगला क्वेश्चन है, सिमिप्ला बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सिमिप्ला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका AMU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व पे नज़र डाल लेते हैं। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? टोटल 18 है, जिसके नाम मैंने आपको सामने दे दिए हैं। कुछ के याद कर लो। देखो एक क्वेश्चन आ चुका है इसी में सिमिप्ला वाला, हो सकता है आगे दे दिया जाए, तो आप कुछ को याद कर सकते हो। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाम से पहचान जाओगे कि सिक्किम का है, खंगचेन जोंगा, ठीक है। इसके बाद दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम का, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके बुक में NCERT में दी गई है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके अलावा सुंदरबन याद कर लीजिए, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कुछ इसमें से याद कर लें, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर क्वेश्चन आ गया तो छूटने से बच जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिवाइज्ड फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 इज कॉल्ड। फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी पहले 1952 में, फिर उसको रिवाइज किया गया, इसको नाम दे दिया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 को, उसको 1980 में एक्ट बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। और फिर मैंने आपको बाद में चैप्टर में बता रखा है कि इस एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया था 1988 में। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंड क्या होता है? किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम उसको चेंजेस लाते हैं। लाइक आप के मार्क्स एग्जाम में कम आ रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाता है? अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो। तो वही इम्प्रूव करना लीगल लैंग्वेज में अमेंड कहलाता है, मतलब चेंज करना, अमेंड करना, राइट। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 में, उसको रिवाइज किया गया, उसको नाम दिया गया था फॉरेस्ट एक्ट 1980। फिर इस फॉरेस्ट एक्ट को फर्दर रिवाइज किया गया, फर्दर अमेंड किया गया 1988 में, जिसको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज नोन एज। वो पॉपुलेशन का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड मतलब दो जानवर हैं, जानवर, खैर से मुझे जानवर नहीं बनाने आता, मान लो ये जानवर है एक, ये जानवर है एक, ठीक है। अब आपस में ये इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, मतलब ये आपस में मिलके बच्चा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपना छोटा सा बेबी अगर प्रोड्यूस कर पा रहे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे, तो हम उसको कहेंगे स्पीसीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जब दो पॉपुलेशन, दो लोग या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड करने के कैपेबल होते हैं, मतलब बच्चा प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीसीज। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा रिपीट कर चुका है, तो इसको क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। The species of plant and animals found in particular area is known as। अभी मैंने बताया वो प्लांट्स और स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, एएमयू के ही क्वेश्चन है। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जो इंटरब्रीडिंग के कैपेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पीसीज। ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने बात की थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ये थोड़ा आउट ऑफ बुक का क्वेश्चन था, बुक में ये चीज़ नहीं दी गई है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, याद कर लीजिएगा, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क एरिया के अकॉर्डिंग कौन है? हेमिश नेशनल पार्क। कहाँ पे है मैम? ये तो आपने यूके लिख रखा है, यूनाइटेड किंगडम में। जी नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये, यूके मतलब उत्तराखंड में है। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर पूछे लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है तो आप बता दोगे हेमिश नेशनल पार्क। फिर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ये कुछ मैंने 5-6 आपको बता दिए याद करने को, बाकी तो बहुत नेशनल पार्क है इंडिया में, 100-200 से भी ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ हैं जो आ सकते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। आर से याद रखिएगा, आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पे लायंस बहुत रहते हैं गिर नेशनल पार्क में। जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। पेरियार नेशनल पार्क नाम से समझ जाओगे केरला में है। दुधवा नेशनल पार्क ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसको आपको क्लियर रखना है क्योंकि अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश में है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर कॉपी में नोट कर लो।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन और इंटरब्रीडिंग। देखो कितना घुमा के पूछा, वही सेम क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन। तो अगर ये इंटरब्रीडिंग आपको ना देता और क्वेश्चन दे देता कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन, कुछ बच्चे एकदम कंफ्यूज, लेकिन जो थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा एक्सचेंजिंग जीन्स मतलब वही होता है इंटरब्रीडिंग। तो अगर ये क्वेश्चन इंटरब्रीडिंग ना दे तो आप समझ जाना कि एक्सचेंजिंग जीन या इंटरब्रीडिंग मतलब स्पीसीज। स्पीसीज ही वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो इंटरब्रीडिंग कर लेते हैं और जीन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा वंसा पैंथेरा इज, कह रहा पैंथेरा लियो और पैंथेरा वंसा में पैंथेरा क्या है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। लेट मी ये है एक हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको एक हायरार्की दी गई है जिसमें सबसे पहले आते हैं स्पीसीज। स्पीसीज तो आपको सिलेबस में दिया है, पता है स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग है। उसके ऊपर आता है जीनस। जीनस में क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं, लाइक जो आपके शेर है, टाइगर है, लियोपॉर्ड है, तेंदुआ, जगुआर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आते सेम जीनस में, क्योंकि सारे के सारे दिखते एक तरीके से हैं कहीं। अगर आपने शेर देखा होगा, टाइगर देखा होगा, तेंदुआ देखा होगा, तो सबके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। चारों के, तीनों के चार पैर होते हैं, पंजे होते हैं, दांत होते हैं, बड़े बड़े क्लास निकले हुए होते हैं। तो ये होता है जीनस, मतलब थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी सेम होती है। ये जो पैंथेरा वर्ड है ना, ये एक जीनस है। पैंथेरा वर्ड का मतलब है, ये पैंथेरा जीनस में कौन लोग आते हैं, वाइल्ड कैट्स, जो जंगली बिल्लियां हैं। जंगली बिल्लियां कौन है, यही जो हमारा टाइगर है, लायन है, ये सारी होती हैं जंगली बिल्लियां, वाइल्ड कैट्स है। तो ये पैंथेरा वर्ड जो है ये क्या है, जीनस है। क्या है, जीनस है। ठीक है, पैंथेरा वर्ड क्या है, जीनस है। पैंथेरा वर्ड का मतलब होता है वाइल्ड कैट्स, जितनी भी जंगली बिल्लियां हैं, घर वाली बिल्लियां नहीं, जंगली बिल्लियां, वो सारी पैंथेरा जीनस में आती हैं। और ये जो लियो, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे लियो क्या है या फिर ये वंसा क्या है, तो लियो क्या है, स्पीसीज होगा। लियो यहाँ पे स्पीसीज होगा और वंसा क्या होगा, ये भी स्पीसीज होगा। पैंथेरा क्या है, जीनस है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एंडेमिक फौना स्पीसीज फाउंड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहा है यहाँ पे एंडेमिक फौना बताइए। एंडेमिक फौना मतलब आपको पता है पार्टिकुलर जो एरिया में पाया जाता है, तो बताना है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कौन सा फौना पाया जाता है, कौन सा एंडेमिक फौना पाया जाता है। फौना मतलब एनिमल। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के ये दो फोना है, बाइसन, ठीक है, एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और दिया गया है जिसका नाम है जियांट स्क्वेरल। ठीक है, जियांट स्क्वेरल। तो 3 के नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, आपको ये तीनों याद रखना है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अब है जामिया से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट अर्थ डे, हम अर्थ डे सेलिब्रेट कब करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है तो ये पूछ लिया। अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स, एक जगह एनवायरनमेंट पे जहाँ एक ऑर्गेनिजम्स रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटाट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बुक में बार बार रिपीट किया गया है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम हैबिटाट कहते हैं, मतलब जहाँ पे उसका अडॉप्शन हो चुका होता है, वो आराम से सुकून से रहता है, उसे हम हैबिटाट कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर है, मैं रीड आउट करती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च ऑन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च हुआ था, एनिमल्स को टाइगर को बचाने के लिए। इसका मेन फोकस था टू सेव टाइगर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, क्योंकि टाइगर्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडिया से ख़त्म हो रहे हैं एक एक करके, तो उनको सेव करना था, उनको प्रोटेक्ट करना था। ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1973।
अगला क्वेश्चन हमारा, सेंचुरी इज़ अ प्लेस वेयर, सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सेंचुरी वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेंचुरीज़ का जो मेन फोकस रहता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना रहता है, ना कि प्लांट्स। प्लांट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ एनिमल्स पे फोकस रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन फोकस क्या होता है? एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके हैबिटाट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो मेन जो है काम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे प्लांट्स पर भी फोकस बना के रखते हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस है। अगला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल, नेचुरल रिसोर्स सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है ट्राइबल्स लोगों की, ट्राइबल्स जैसे आदिवासी लोग हैं तो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है अलॉन्ग विथ प्लांट एंड एनिमल्स। आपसे क्वेश्चन जो दे देगा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया, पूरा डेफिनेशन उठा के दे देता है सीधे और पूछ लेता है ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेफिनेशन है। ऐसे आपको डेफिनेशन दे देगा क्वेश्चन में, आपको बताना होगा क्या है नेशनल पार्क। तो तीनों के डेफिनेशन आपको क्लियर होने चाहिए, एक नज़र इन पर डाल लीजिएगा ज़रूर। फिर ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों के तीनों क्या प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। ठीक है, इनको क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन क्या है? ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अभी हमने देखा जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, एक एनिमल रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम हैबिटाट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन गैस रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं CO2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जामिया से अब खत्म हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आए हैं उन पे बात कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है असम में। कहाँ पे? असम में। बाकी मैंने आपको नेशनल पार्क बताया था, एक काजीरंगा छूट गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये असम में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, NCERT में जो दिए गए हैं, NCERT की बुक खोलेंगे, सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क डिस्कस है, वो मैंने बता दिया आपको, असम में। इसके अलावा लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछ ले कहाँ है, क्योंकि NCERT में डिस्कस है, लिखा हुआ है साफ साफ, तो वो कहाँ पे है लोकछाव? ये भी असम में है, लोकछाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, नाम से ही समझ जाओगे, निकोबार कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार पे है ये। ठीक, ये तीनों को क्लियर रखिएगा, NCERT में दिया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का नेचुरल कॉज बताना है। ठीक है, नेचर की वजह से कब डिफॉरेस्टेशन होता है? फॉरेस्ट फायर लगती है तब। ठीक है, दो कॉजेज दिए गए हैं नेचुरल डिफॉरेस्टेशन के आपके बुक में, एक तो फॉरेस्ट फायर है, एक है ड्रॉट, मतलब जब सूखा पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं हो तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, प्लांट्स वगैरह सूख जाते हैं। तो देयर आर टू नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट फायर एंड सेकेंड वन इज़ ड्रॉट। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में अचानक से आग लग जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट वन कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपको एक कंसिक्वेंस बताना है डिफॉरेस्टेशन का, रिजल्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला हमने जान लिया कि अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा जो अदर कंसिक्वेंस है वो है
पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगता है। फिर आपका है ग्राउंड वाटर लोअर, जो ग्राउंड वाटर है, जो हम नल से पानी निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर डिक्रीज़ कर जाता है, नल से पानी नहीं निकलता, ग्राउंड वाटर डिक्रीज़ हो जाता है। फिर बैलेंस हो, जो नेचर में बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था CO2 गैस और O2 गैस के जो बीच में बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट कंसिक्वेंस है रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। अगला है हमारा नेचुरल क्लैमिटीज़, नेचुरल क्लैमिटीज़ जो है लाइक फ्लड आने ज़्यादा हो जाते हैं, इसके अलावा ड्रॉट, सूखा ज़्यादा पड़ने लगता है। तो डिफॉरेस्टेशन के ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इनको क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ डैश नेशनल पार्क एंड डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ी होगी उनको पता होगा या इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ नेशनल पार्क हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहने का मतलब है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो बना हुआ है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बना हुआ है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कितने नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। क्या नाम है? सतपुरा नेशनल पार्क। इसके अलावा दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक का नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, BORI बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरे का नाम है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नाम सेम है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही है सेकंड, जहाँ पर एक नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाम ज़रूर याद रखना है दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, एक का नाम है बोरी, एक का नाम है पचमढ़ी। और सतपुरा नेशनल पार्क जो है इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो है सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व था। सतपुरा नेशनल पार्क जो है, अगर आपसे पूछे फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया, तो वो है सतपुरा नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा का नेम आपने बताना है। एंडेमिक फ्लोरा नहीं पूछ रहा है, एक क्वेश्चन क्लियर रखना, एंडेमिक फ्लोरा नहीं पूछ रहा है, बस फ्लोरा पूछ रहा है। तो फ्लोरा कौन कौन से हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के? सॉल है, टीक है, फर्न है, ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। एक बार एनसीईआरटी बुक के उस पोर्शन पे नज़र डाल लेते हैं जो जहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सॉल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा और फ्लोरा। ठीक है, ये आपको फ्लोरा के नाम दिए गए हैं जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। इसके अलावा चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेओपार्ड, वाइल्ड डॉग एंड ओल्फ आर एग्जाम्पल्स ऑफ फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी एक बार इसको क्लियर रखिएगा माइंड में कि क्या कौन से फौना पाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में और कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फौना इज एंडेमिक स्पीसीज ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है एंडेमिक स्पीसीज बतानी है फ्लोरा फौना की। पहले भी क्वेश्चन देख लिया था, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। एंडेमिक फौना कौन सा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का? फ्लाइंग स्क्विरल। 3 हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से 3 थे? बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। ये तीनों क्या है? एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा सॉल एंड वाइल्ड मैंगोज आर एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आ सकता है, तो सॉल एंड वाइल्ड मैंगोज क्लियर रखना, ये है एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। विच इज़ द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कितने रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में? एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया है 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है,
यहाँ पे आप जाओगे एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो लिखा हुआ है क्लियरली, अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश इज रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट होते हैं, कटे हुए पेड़ होते हैं, उनकी जगह हम जब नया प्लांट ग्रो करते हैं, एक पेड़ लगा हुआ था अच्छा खासा बड़ा सा, उसको हमने कट डाउन कर दिया, अब उसकी जगह पे कोई दूसरा नया छोटा सा प्लांट लगा रहे हैं कि वो बड़ा होके इसकी जगह लेगा, इसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में पूछे रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट इज नोन एज, आप बोलोगे रिफॉरेस्टेशन। यही क्वेश्चन आपसे दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे द रिप्लेनिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, तब भी आप बताओगे रिफॉरेस्टेशन। अगर आपसे पूछ ले द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, तब भी आप बताओगे रिफॉरेस्टेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर आपको पूछे रीस्टॉकिंग, रिप्लेसमेंट या फिर रिस्टोरेशन, तीनों का आंसर होगा रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUCN। IUCN का फुल फॉर्म आपने बताना है। IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर की कंजर्वेशन की बात करती है। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ। रेड डेटा बुक किसका डेटा कंटेन करता है? रेड डेटा बुक में क्या लिखा हुआ होता है? ये डेटा कंटेन करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनका नाम रेड डेटा बुक में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको इससे ये पूछा जा सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है वो है रेड डेटा इज़ पब्लिश्ड बाय। रेड डेटा बुक को पब्लिश कौन करता है? उसे पब्लिश करता है IUCN। अभी जो हमने देखा IUCN वही है वो ऑर्गेनाइजेशन जो रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के नाम है, पब्लिश कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है WWF स्टैंड्स फॉर। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने क्यों यहाँ पे डाल रखा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर की कंजर्वेशन की बात करता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रगल करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into endangered category in near future। ऐसे species जिनकी population डिक्लाइन कर रही है दिन दिन और आने वाले कुछ समय में वो इंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ध्यान देना, नॉट एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट की लिस्ट में नहीं, इंडेंजर्ड की लिस्ट में आएंगे। उन स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं? उन स्पीसीज़ को कहते हैं वल्नरेबल स्पीसीज़। ठीक है, एक बार मैं चार्ट बना के क्लियर कर देती हूँ। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्पीसीज़ जो आने वाले समय में इंडेंजर्ड लिस्ट की कैटेगरी में आ सकती हैं, मतलब वो खतरे में आ रही हैं, इनकी पॉपुलेशन दिन दिन डिक्लाइन हो रही है, ये खतरे में आ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये इंडेंजर्ड हो जाएंगे। ठीक, और हमने एक बात की थी कि इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इंडेंजर्ड के पहले वाला स्टेज जो होता है उसको हम कहते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम बायोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश आर एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसे एरियाज जिनका मेन एम होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये बुक में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मैंने बताया भी था। बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने बताया यहाँ पे प्लांट्स की कोई बात नहीं होती, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, जैसे कि लोग जा सकते हैं वहाँ पे, ग्रेजिंग करवा सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड रहती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। नेशनल पार्क का क्या सीन है? नेशनल पार्क क्या करते हैं? फ्लोरा
एनिमल्स, प्लांट्स सबको सेव करते हैं। इसके साथ साथ लैंडस्केप, जैसे हमने देखा था 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए सतपुरा नेशनल पार्क में, तो ये लैंडस्केप को भी प्रिजर्व करते हैं। अगर नेशनल पार्क में कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई गुफा है, कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है, तो उसको भी प्रिजर्व करते हैं ये नेशनल पार्क। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया एवरी ईयर। माइग्रेट मैंने समझा दिया है, माइग्रेट का क्या मतलब, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं, हाँ माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक, क्यों जाते हैं? मेन जो उनका रीज़न होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो माइग्रेशन करते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी वो फेमस बर्ड है जो हर साल इंडिया में माइग्रेट करके आती है। ठीक है, वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन हर साल इंडिया में आती है साइबेरिया से माइग्रेट करके ये इंडिया आते हैं। इंडिया में किस जगह आते हैं? भरतपुर सेंचुरी है राजस्थान में, बहुत ही फेमस सेंचुरी है। तो यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में ये साइबेरियन क्रेन आते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, बस यहीं पे क्वेश्चन का स्लाइड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।